विवियन लिन और मेरा रिश्ता आपसी सहमति से खत्म हो गया था। वह अपने उस पहले प्यार के पास लौट गई थी जिसे वह हमेशा के लिए खो चुकी समझती थी। और मैं तो बस उसका बॉडी डबल था। मैंने अपना अहंकार निगल लिया, $50 मिलियन की ब्रेकअप रकम ली और चुपचाप, साफ और सम्मानजनक तरीके से उसकी जिंदगी से निकल गया। लेकिन फिर भी वह इतनी गुस्से में मेरे पीछे क्यों आ गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक ब्लाइंड डेट पर चला गया था। बस एक बार अचानक एक तेज और गुस्से भरी चीख हवा को चीरती हुई सुनाई दी। प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और विवियन अंदर आ गई। उसकी हील्स की आवाज किसी गोली की तरह गूंज रही थी। उसने मेज से वाइन की बोतल उठाई और सीधे फर्श पर दे मारी। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए और गहरी लाल वाइन मेरे सामने बैठी लड़की पर जा गिरी। वह डर के मारे चीख उठी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या वह अपना होश खो चुकी है, लेकिन विवियन और भड़क गई। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ी, मेरा कॉलर पकड़ लिया और लाल आंखों से घूरते हुए बोली कि वह सिर्फ कुछ दिनों के लिए गई थी और मैं उसके पीछे ब्लाइंड डेट पर चला गया। मैंने शांत आवाज में याद दिलाया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसने तुरंत पलटकर कहा कि उसने कब इस बात के लिए हामी भरी थी। दांत भींचते हुए उसने कहा कि जो 50 मिलियन उसने दिए थे वह सिर्फ जेब खर्च था। उसका इरादा था कि मैं घर पर बैठकर उसका इंतजार करूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रकम लेकर मुझे किसी और को ढूंढने की हिम्मत कैसे हुई। मैंने उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा कि वह रकम ब्रेकअप मनी थी। उसने खुद कहा था कि ब्रैंडन वापस आ गया है और वह उसके साथ अपना रिश्ता आधिकारिक बनाना चाहती है। इसलिए मैंने पैसे लिए और रास्ते से हट गया। मैंने वही किया जो वह चाहती थी, एक साफ और सम्मानजनक अंत। लेकिन सम्मान की बात सुनते ही विवियन ने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसने तिरस्कार से कहा कि मैं आखिर खुद को समझता क्या हूं। उसकी नजर में मैं सिर्फ एक पालतू कुत्ता था जिसे उसने रखा हुआ था, और उसके अनुसार उसके मुंह छोड़ देने के बाद भी मुझे वहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ डेट पर आई लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर भागने की कोशिश की। तभी विवियन ने ठंडी आवाज में उसे रुकने का आदेश दिया। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड तुरंत उसके रास्ते में आ गया। मैंने विवियन से कहा कि वह हद पार कर रही है और लड़की को जाने दे, लेकिन विवियन सिर्फ ठंडी हंसी हंसी। वह लड़की के सामने गई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से पूछा कि क्या यही लड़की मुझे पसंद आई है। फिर उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं उसे अपमानित करने के लिए इतनी साधारण लड़की को लेकर आया हूं। बेचारी लड़की की आंखों में आंसू भर आए। उसने बस इतना कहा कि थोड़ा सम्मान दिखाना चाहिए। अगले ही पल विवियन का हाथ उसके चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ की आवाज कमरे में गूंज गई। विवियन ने गुस्से से पूछा कि आखिर वह उससे बहस करने वाली होती कौन है। यहीं पर मेरा सब्र खत्म हो गया। मैं आगे बढ़ा और लड़की को अपने पीछे कर लिया। मैंने गुस्से में पूछा कि आखिर उसकी समस्या क्या है। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ब्रैंडन जी हाँफता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं और वह इतना कमजोर लग रहा था जैसे हल्की हवा भी उसे गिरा दे। उसने कांपती आवाज में विवियन से कहा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सब उसकी गलती है। अगर वह वापस नहीं आया होता तो मैं खुद को खतरे में महसूस नहीं करता और इस डेट पर भी नहीं जाता। उसने विवियन से मुझे दोष न देने और सारी गलती खुद पर डालने की विनती की। विवियन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों की कठोरता पल भर में गायब हो गई। उसने प्यार से कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वह बस बहुत अच्छा इंसान है और ऐसे ही लोग मेरे जैसे एहसान फरामोश लोगों के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें दोबारा बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने कहा कि मुझे ब्रैंडन को देखना चाहिए और फिर खुद को। उसकी नजर में मैं उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं था। मैं उन दोनों को देखता रहा और फिर शांत स्वर में पूछा कि अगर ब्रैंडन इतना ही परफेक्ट है तो वह यहां क्यों खड़ी है? उसे उसके साथ होना चाहिए। इस पर विवियन ने तुरंत जवाब दिया कि उसे यहां आने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मेरी इस छोटी सी डेट की खबर उसके पूरे सर्कल में फैल चुकी थी। अब सबको पता चल गया था कि विवियन लिन का पालतू कुत्ता किसी और के पीछे भाग रहा है। उसकी नजर में मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया था। मैंने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा दिया। फिर साफ कहा कि मैं किसके साथ डेट करूं, यह मेरा मामला है।
मैंने पैसे ले लिए थे और अब हमारा हिसाब बराबर था। अगर वह लड़की को जाने दे तो हम फिर कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। लेकिन बराबरी का शब्द सुनते ही विवियन ने अपना फोन निकाला। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने एक कॉल मिलाई और आदेश दिया कि मार्कस शेन के नाम वाले सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, खासकर वह अकाउंट जिसमें 50 मिलियन पड़े हैं। एक भी पैसा हिलना नहीं चाहिए। कॉल खत्म करके उसने संतोष भरी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मैं कंगाल हूं। वह देखना चाहती थी कि उसके पैसों के बिना मैं कैसे जीता हूं और किसी दूसरी औरत पर क्या खर्च करूंगा। मेरी मुट्ठियां कस गईं, नाखून हथेली में धंस गए। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मुझे ज्यादा मजबूर न करे, लेकिन वह और करीब आ गई। उसने मेरे गाल पर हल्की थपकी दी और याद दिलाया कि मेरी बहन का मेडिकल बिल अगले महीने भरना है। उसके अनुसार उस 50 मिलियन के बिना मेरी बहन के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने ठंडी आवाज में कहा कि अगर उसने मेरी बहन को छूने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन विवियन के होंठों पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना आज्ञाकारी बनता हूं। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और आदेश दिया कि मैं अभी उसके साथ चलूं, वरना कल वह किसी को भेजकर मेरी बहन की लाइफ सपोर्ट मशीन बंद करवा देगी। ब्रैंडन ने धीरे से विवियन की बांह पकड़ी और कहा कि शायद वह कुछ ज्यादा कठोर हो रही है। उसके अनुसार मैं बस सही तरीके से सोच नहीं पा रहा था और मुझे इस बार माफ कर देना चाहिए। लेकिन विवियन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि उसे इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सजा झेलने का शौकीन। फिर उसने घृणा भरी नजर से मेरी तरफ देखा और गिनती शुरू कर दी। 1। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर उमड़ते हत्या जैसे गुस्से को दबा दिया। आखिरकार मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसके साथ चलूंगा। 2 बॉडीगार्ड तुरंत आगे आए और मेरी बाहें पकड़ लीं। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं उन्हें मुझे रेस्तरां से बाहर ले जाने देता रहा। कोने में खड़ी वह लड़की अभी भी डर से कांप रही थी और सब कुछ देख रही थी। मुझे उससे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही देर बाद मुझे विवियन की लंबी लिमोजीन में धक्का देकर बैठा दिया गया। अंदर का माहौल घुटन भरा था। विवियन मेरे सामने बैठी थी। उसके हाथ में शैंपेन का गिलास था। ब्रैंडन संतुष्ट बिल्ली की तरह उसके कंधे से लगा हुआ था। विवियन ने ताने भरी आवाज में पूछा कि क्या मैं खुद पर तरस खा रहा हूं। फिर उसने गिलास घुमाते हुए कहा कि मैंने उसके पैसे लिए हैं, इसलिए मुझे एक बॉडी डबल की तरह अपना स्थान समझना चाहिए। उसने अभी तक मुझे हटाया भी नहीं था और मैं पहले ही अपना विकल्प ढूंढने निकल पड़ा था। उसकी नजर में मैं खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरी चुप्पी देखकर उसने पूछा कि अब मैं शांत क्यों हो गया हूं। कुछ देर पहले तो मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए था। फिर उसने अपनी हील की नोक से मेरी पिंडली को हल्का सा धक्का दिया और ठंडी आवाज में कहा कि बोलो। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल भावहीन था। फिर मैंने पूछा कि आखिर वह मुझसे क्या सुनना चाहती है। क्या वह चाहती है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊं या फिर अपनी वफादारी की कसम खाऊं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ एक सवाल किया, अगर वह ब्रैंडन से इतना प्यार करती है तो मुझे जाने क्यों नहीं देती? यह सुनते ही विवियन का चेहरा काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा कि मुझे जाने देने का सपना भी न देखूं। उसके अनुसार मेरे चेहरे में थोड़ा बहुत ब्रैंडन की झलक थी और बस यही मेरी एकमात्र कीमत थी। अब जबकि असली ब्रैंडन वापस आ चुका था, मैं उसके जूते उठाने लायक भी नहीं था। लेकिन जो चीज विवियन लिन की होती है उसे कोई और नहीं पा सकता, चाहे वह उसे खुद फेंक ही क्यों ना दे। तभी ब्रैंडन ने सही समय पर एक लंबी सांस भरी। उसने नरम आवाज में कहा कि मुझे विवियन को नाराज नहीं करना चाहिए। उसके अनुसार विवियन की बातें भले ही कठोर हों, लेकिन वह अब भी मेरी परवाह करती है। अगर मैं चुपचाप उसकी बात मान लूं तो मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। उसके शब्द सुनने में दयालु थे, लेकिन हर शब्द किसी छिपे हुए चाकू की तरह था। मैं ठंडी हंसी हंसा और उसे कहा कि यह नाटक बंद कर दे। मैंने साफ कहा कि वह प्यार के लिए नहीं, पैसों के लिए भागा था। उसने लिन परिवार का पैसा लिया और गायब हो गया। अब जब विवियन ताकतवर बन चुकी है तो वह फिर लौट आया है और समर्पित प्रेमी होने का नाटक कर रहा है। मैंने पूछा कि क्या उसे अपने कर्मों का डर नहीं लगता। अगले ही पल बर्फ जैसी ठंडी शैंपेन का पूरा गिलास मेरे चेहरे पर आ गिरा। विवियन की आंखों में आग जल रही थी।
उसने गुस्से में मुझे चुप रहने को कहा। उसके अनुसार उस समय ब्रैंडन के अपने कारण थे और मुझे उसके बारे में एक शब्द भी गलत बोलने का हक नहीं था। उसने चेतावनी दी कि अगर मैंने उसके खिलाफ एक और शब्द कहा तो वह मुझे खत्म कर देगी। यह सुनते ही ब्रैंडन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा कि मैं सही हूं और सारी गलती उसी की है। उसे वापस नहीं आना चाहिए था। वह अभी चला जाएगा और फिर कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन विवियन तुरंत उठी और उसे बाहों में भर लिया। उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि उसे कहीं नहीं जाना है। उसके अनुसार जाने वाला मैं हूं और वह यह सुनिश्चित करेगी कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े। कुछ देर बाद लिमोजीन लिन परिवार की पहाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। मुझे जोर से बाहर धक्का दिया गया। मैं लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। विवियन ने ब्रैंडन का हाथ थाम रखा था। वह किसी रानी की तरह आगे बढ़ी और आदेश दिया कि मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया जाए। उसकी अनुमति के बिना कोई मुझे खाना भी नहीं देगा। 2 बॉडीगार्ड मुझे घसीटते हुए नम और अंधेरे बेसमेंट में ले गए। लोहे का दरवाजा बंद हुआ और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं ठंडी पत्थर की दीवार से टिक गया और धीरे धीरे सांस लेने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। फिर अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। ताले की आवाज आई और अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की एक तेज लकीर अंदर आई। ब्रैंडन हाथ में गर्म चाय का कप लिए अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर वह मासूम और बेबस इंसान वाला मुखौटा नहीं था। अब वहां सिर्फ खुली हुई जीत और संतुष्टि दिखाई दे रही थी। वह मेरे सामने आकर रुका और मुस्कुराते हुए पूछने लगा कि नीचे रहना कितना आरामदायक लग रहा है। मैंने ठंडी नजर से पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने कहा कि वह सिर्फ चाय देने आया है, लेकिन अगले ही पल वह हल्का सा हंसा और अचानक अपनी कलाई घुमा दी। उबलती हुई चाय सीधे उसके अपने हाथ पर गिर गई। वह दर्द से चीख उठा। कप जमीन पर गिरकर टूट गया। उसी समय दरवाजा जोर से खुला और विवियन कई नौकरों के साथ अंदर दौड़ती हुई आई। उसने तुरंत ब्रैंडन के हाथ पर पड़े जलने के निशान देख लिए। ब्रैंडन उसके पास सिमट गया और रोते हुए बोला कि वह सिर्फ मुझे चाय देने आया था, लेकिन मैंने चाय पीने के बजाय उसी पर फेंक दी। फिर वह विवियन से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और पूछा कि क्या मैं अब भी उससे नफरत करता हूं क्योंकि उसने विवियन को मुझसे छीन लिया है। विवियन का सिर तुरंत मेरी तरफ घूम गया। उसकी आंखें किसी जहरीली तलवार की तरह मुझ पर टिक गईं। उसने गुस्से में पूछा कि क्या मैं सचमुच मरना चाहता हूं। वह मेरी तरफ झपट्टी और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह खुद सोचकर देखे। चाय ब्रैंडन ने खुद अपने ऊपर गिराई थी। क्या उसने यह नहीं देखा? लेकिन विवियन ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी बार वार किया। इस बार थप्पड़ सीधे मेरे चेहरे पर पड़ा। आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। मेरा सिर एक तरफ झटक गया और मुंह में खून का स्वाद भर गया। विवियन ने चीखते हुए बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि मुझे पीटा जाए। जब तक मैं ब्रैंडन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी न मांगूं, तब तक रुकना नहीं चाहिए। अगले ही पल सभी बॉडीगार्ड मुझ पर टूट पड़े। मुक्के लगातार बरसने लगे। मैं जमीन पर सिकुड़ गया और अपने सिर को बचाने की कोशिश करने लगा। इसके बावजूद मैंने एक भी आवाज नहीं निकाली। विवियन पूरे समय खड़ी होकर यह सब देखती रही। उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उसने कहा कि यही अंजाम होता है जब कोई उसकी बात नहीं मानता। उसकी नजर में मैं कौन था जो उसकी चीज को छूने की हिम्मत करूं? तभी ब्रैंडन ने धीरे से उसकी बांह पकड़ी और दूसरी तरफ देखने लगा, जैसे वह यह दृश्य देख ही नहीं सकता। उसने कहा कि अब बहुत हो गया है, कोई मर जाएगा। आखिर मैं 3 साल तक उसके साथ रहा था और कम से कम इतने समय का तो कुछ मूल्य होना चाहिए। विवियन का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। उसने प्यार से उसका चेहरा थामा और कहा कि वह बहुत दयालु है। फिर उसने हाथ उठाकर बॉडीगार्ड्स को रुकने का आदेश दे दिया। मैं बड़ी मुश्किल से फर्श से उठा। मुंह के कोने से बहता खून पहुंचा। सीने में तेज दर्द हो रहा था। शायद मेरी 2 पसलियां टूट चुकी थीं। फिर भी मैंने सिर उठाया और सीधे विवियन की आंखों में देखा। मैंने कहा कि उसे आज ही मुझे खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि एक दिन मैं उससे हर चीज का हिसाब ब्याज समेत वसूल करूंगा। मेरी बात सुनकर विवियन ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। उसके अनुसार मैं एक बेकार इंसान था।
जो उसके पैसों पर जिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर उससे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा। फिर वह मेरे पास आई और अपनी हील मेरे हाथ पर रख दी। उसने पूरी ताकत से उसे मेरी उंगलियों पर दबाया। दर्द असहनीय था, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और एक भी आवाज नहीं निकाली। इसके बाद उसने बताया कि अगली रात उसकी सगाई की पार्टी है। उसकी आवाज जर से भरी हुई थी। उसने कहा कि अगर मुझे लिन परिवार इतना पसंद है तो मैं कल उनकी सेवा करूं। मैंने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर उसने याद दिलाया कि मेरी बहन के वेंटिलेटर को चलाने में हर महीने $1 लाख खर्च होते हैं। अगर मैंने मना किया तो वह उसी दिन अस्पताल में उसकी दवाइयां बंद करवा देगी। मेरा पूरा शरीर तन गया, आंखों में गुस्सा भड़क उठा। मैंने उसे राक्षस कहा, लेकिन विवियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कंधे उचकाए और बस इतना कहा कि मैं उसे जो चाहे कह सकता हूं। फिर उसने याद दिलाया कि कल रात ठीक 8 बजे मुझे सर्वर की यूनिफॉर्म पहनकर पहुंचना है और उसे शर्मिंदा नहीं करना है। इतना कहकर वह ब्रैंडन का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोहे का दरवाजा फिर से बंद हो गया और मैं अंधेरे में दीवार से टिककर नीचे बैठ गया। मैंने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। इस दुनिया में मेरी बहन ही मेरी आखिरी अपनी थी। 3 साल पहले उसका भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था। वह कोमा जैसी हालत में चली गई थी और गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति मौके से भाग गया था। उसके इलाज का भारी खर्च उठाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार मजबूरी में मुझे वह अपमानजनक बॉडी डबल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। मैं हमेशा खुद से कहता था कि बस 3 साल सहना है, 50 मिलियन लेकर अपनी बहन को इलाज के लिए विदेश भेज दूंगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि विवियन का मुझे आजाद करने का कोई इरादा ही नहीं था। अगली शाम लिन परिवार की हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। मैं एक ढीली ढाली सर्वर यूनिफॉर्म पहने मेहमानों के बीच घूम रहा था। हाथ में शैंपेन के गिलासों से भरी ट्रे थी। चारों तरफ महंगे परफ्यूम और रेशमी कपड़ों की खुशबू फैली हुई थी। मेरी टूटी हुई पसलियां अब भी हर सांस के साथ दर्द कर रही थीं। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे नुकीली सुइयों पर चल रहा हूं। हॉल के बीचों बीच विवियन खड़ी थी। उसने बेहद खूबसूरत डिजाइनर गाउन पहना हुआ था और ब्रैंडन उसके साथ बाहों में बाहें डाले खड़ा था। दोनों हर तरफ से मिल रही बधाइयां स्वीकार कर रहे थे। तभी पीछे से एक तीखी आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। वह विवियन की सबसे करीबी दोस्त यवोन शियाओ थी। हाथ में वाइन का गिलास लिए वह मुझे ऊपर से नीचे तक घृणा से देख रही थी। उसने ताना मारते हुए पूछा कि मैं यह क्या पहन रहा हूं। उसे तो लगा था कि अब तक मुझे पूरी तरह बाहर निकाल दिया गया होगा। आसपास के मेहमानों की नजरें हमारी तरफ मुड़ गईं। मैंने शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा कि वह मुझे माफ करे, लेकिन यवोन हंस पड़ी। उसने याद दिलाया कि मैं सिर्फ एक सर्वर हूं जो ड्रिंक्स की ट्रे उठाए घूम रहा है। उसके अनुसार मुझे उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं था। इतना कहकर उसने अपनी कलाई घुमाई और लाल वाइन सीधे मेरे चेहरे पर उछाल दी। ठंडी वाइन मेरे गालों से बहती हुई कॉलर तक पहुंच गई। उस पल मैं पूरी तरह अपमानित दिख रहा था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी की नजर हमारी तरफ थी। चारों ओर फुसफुसाहट फैलने लगी। तभी विवियन और ब्रैंडन भी वहां आ गए। विवियन ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन यवोन ने तुरंत पहले शिकायत शुरू कर दी। उसने दावा किया कि वह तो मुझसे अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन मैंने उसे घूरना शुरू कर दिया। विवियन ने हमेशा की तरह ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं फिर से मुसीबत बुलाना चाहता हूं। उसने आदेश दिया कि मैं तुरंत यवोन से माफी मांगूं। मैंने चेहरे से वाइन पोंछी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। मेरी बात सुनते ही विवियन का चेहरा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से मुझे थप्पड़ मारने वाली हो। लेकिन तभी ब्रैंडन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि आज उनकी सगाई है और उसे मेरे जैसे इंसान पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ अंधेरा सा चमका। उसने कहा कि मुझे बस माफी मांग लेनी चाहिए और कोई तमाशा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक वह घबरा गया। उसने अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। घबराई हुई आवाज में उसने कहा कि उसकी अंगूठी गायब है, वही सगाई की अंगूठी जो विवियन ने उसे दी थी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। हर कोई जानता था कि वह अंगूठी $10 मिलियन की
थी। विवियन ने उसे खास तौर पर विदेश की एक नीलामी से खरीदा था। इतने कीमती गहने का अचानक गायब हो जाना सबको चौंका गया। विवियन तुरंत परेशान हो गई और पूछा कि यह कैसे हुआ। ब्रैंडन ने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था, मैं। फिर उसने सीधे मेरी तरफ उंगली उठाई और पूछा कि क्या मैंने उसकी अंगूठी चुराई है। एक ही पल में पूरे हॉल की नजरें मुझ पर टिक गईं। हर चेहरे पर तिरस्कार था। हर आंख तमाशा देखने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से कोई अदृश्य जाल मुझे घेर चुका हो। मैंने ब्रैंडन के चेहरे को देखा और शांत स्वर में कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन यवोन तुरंत बीच में कूद पड़ी। उसके अनुसार अभी कुछ देर पहले ब्रैंडन के सबसे करीब सिर्फ मैं ही था। अगर मैंने नहीं लिया तो फिर कौन ले सकता था। उसने मुझे लालची और बेबस बताते हुए आरोप लगाया कि मैं सगाई की अंगूठी तक चुराने पर उतर आया हूं। विवियन का चेहरा तूफान की तरह अंधेरा हो गया। वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में धंसी हुई थीं। उसने आखिरी बार कहा कि अंगूठी उसे लौटा दूं। मैंने फिर दोहराया कि मैंने कुछ नहीं लिया है। मेरी बात सुनकर वह ठंडी हंसी हंसी और बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि मेरी तलाशी ली जाए। 2 बॉडीगार्ड तुरंत आगे आए। उन्होंने मेरे कंधे पकड़ लिए और मेरे कपड़ों की तलाशी लेने लगे। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं जानता था कि विरोध करने से सिर्फ और ज्यादा अपमान मिलेगा। कुछ ही सेकंड बाद उनमें से एक ने मेरी जैकेट की जेब से एक छोटा मखमली डिब्बा निकाला। डिब्बा खुला और उसके अंदर वही चमकदार हीरे की अंगूठी रखी हुई थी। पूरा हॉल शोर से भर गया। लोग चिल्लाने लगे कि सचमुच मैंने अंगूठी चुराई है। कुछ लोग मुझे घृणा से देखने लगे। कुछ कहने लगे कि जब बॉडी डबल बनकर पैसे नहीं निकल पाए तो अब चोरी पर उतर आया हूं। कुछ लोग विवियन पर तरस खा रहे थे कि उसने मुझ जैसे एहसान फरामोश इंसान पर भरोसा किया। ब्रैंडन ने